नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, मैं जैसा मैंने वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया था कि मैं सर्बिया जाने वाला हूं, लेकिन सर्बिया से मैं वापस भी आ गया हूं। मैं बीच की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी क्या होता है कि जो चीज़ें मार्केट में होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, उन चीज़ों से दूसरों को सीखने के लिए क्या मिले वो बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा मेरा ट्रैवल हुआ, हमारे पास में सभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बराबर था, सब कुछ जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें थी। जैसे जाने का टिकट, सर्बिया एक ऑन अराइवल वीज़ा कंट्री है, मीन्स इसका वीज़ा स्टैंपिंग भी होता है और ऑन अराइवल वीज़ा भी है। तो ऑन अराइवल होने की वजह से हम लोगों ने वीज़ा स्टैंपिंग नहीं करवाया क्योंकि समय कम था। सिंगापुर से डायरेक्टली सर्बिया पहुंचे। जब हम सर्बिया पहुंचे तो सर्बिया पहुंचने के बाद वहां पर डॉक्यूमेंट्स में अब तो क्या क्या मेरे पास था, मेरे पास जाने का टिकट कंफर्म था, ऑब्वियसली तभी पहुंचे हम वहाँ पर। मेरे पास मेडिकल था, मेरे पास इंश्योरेंस था, मेरे पास होटल बुकिंग थी, आने का टिकट था और ऑब्वियसली करेंसी भी थी। ये सभी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे पास ऑब्वियसली मैडम भी थी मेरे साथ में, मिस, ऑब्वियसली एक फैमिली होने के बावजूद भी वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट किया। अब डिपोर्ट क्यों किया? डिपोर्ट करने का रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी आप भी प्लानिंग करेंगे तो आपको वो चीज़ हेल्प कर सकती है। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पंजाब से काफ़ी लोग रेगुलर बेस पर वो सर्बिया जाते हैं और वहाँ पर डोंकी एंट्री के माध्यम से यूरोप में दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। अब 17 तारीख को मेरा 18 मॉर्निंग में 2 AM फ्लाइट था और वो 17 जनवरी को ऐसे 50 लोग पहुँचे सर्बिया जो कि डंकी एंट्री मारने वाले थे। 50 लोग, मीन्स 50 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। शुरू के लोग निकल गए, 12 लोग निकल गए, लेकिन 12 निकलने के बाद में इमिग्रेशन ऑफिसर ने नोटिस करना शुरू किया तो उसके बाद 38 लोगों को उन्होंने रोक लिया। 38 लोगों को, 17 तारीख की बात बताऊँ, 17 जनवरी की 38 लोगों को उन्होंने रोका और उनको जो एयरपोर्ट पर एक डिटेंशन कैंप जैसा एक रूम बना होता है, उस रूम में सबको रख दिया। मीन्स जितने लोग आए थे, फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधा आप इंडिया से हो आ जाओ, इंडिया से हो आ जाओ। मीन्स 38 लोगों को एक साथ जब उन्होंने पकड़ा तो उसके बाद हर फ्लाइट पर उनकी नज़र हो गई। अब हर फ्लाइट पर नज़र हो गई तो 18 तारीख को जैसे हम लोग पहुंचे, उन्होंने चीज़ें देखी, नोटिस किया। उसके बाद में डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हो। तो मैंने कहा घूमने के लिए आया हूँ, सिंपल सी बात है। और उसके बाद उनको ये चीज़ हजम नहीं हुई कि भाई सिंगापुर से इंडिया और उसके बाद में सर्बिया डायरेक्टली, जो भी उनको रीजन लगा हो, प्लस 38 लोगों का जो इफेक्ट था, एक साथ जो लोग आए थे 38 लोग, उन लोगों की वजह से उन्होंने हमें भी सस्पेक्ट में डाल के रोक लिया, पासपोर्ट लेके चले गया। उसके बाद में एक लेटर दिया कि आपको हमने बॉर्डर रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूजल हो गया, आपको वापस भेजेंगे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इस चीज़ से सीखने को क्या मिला कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें ट्रैवलिंग का गाइडलाइंस ध्यान में रखना होगा। क्योंकि मेरा सब कुछ बराबर था, सिर्फ ये मान लीजिए कि सिंगापुर से सर्बिया अपोजिट डायरेक्शन पड़ता है, सिंगापुर से सर्बिया अपोजिट डायरेक्शन पड़ता है, सिंगापुर से इंडिया बीच में पड़ता है, फिर सर्बिया। और अगर घूमने के लिए जाते हैं तो जनरली अभी सर्बिया में क्या है, बहुत ज़्यादा स्नो है, बर्फ़ है, घूमने लायक अभी बाहर निकलने लायक कुछ है ही नहीं। तो पॉइंट ये था, इस वजह से उन्होंने, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था, नहीं तो हम इसको ट्रैवल कुछ अलग तरीके से प्लान करते। सो दोस्तों, एक ये हमारा इंसिडेंट जब हुआ, वहाँ पर मैं रुका तो 24 आवर्स मुझे भी एयरपोर्ट पर रहना पड़ा, 24 घंटे के लिए। उस 24 घंटे के अनुभव मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी प्लान करें तो ढंग से करें। यूरोप के लिए पंजाब के लोग एक्चुअली रियली पागल जैसे हो जाते हैं कि यूरोप जाना, जान जोखिम में डाल के भी वो चले जाते हैं। मैं वहाँ पर जिन लोगों से मिला, टोटल उस जो जगह थी, बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में 50 लोग थे, 50 लोग। 50 में से लगभग 45 के आसपास इंडियंस थे और बाकी कुछ अलग नेशनलिटी के लोग थे, चाइना का भी था, क्यूबा के लोग भी थे, मिस्र के लोग भी थे, अलग अलग जगह के लोग थे। और लगभग 45 जैसे लोग थे वो इंडिया के थे। तो सबकी जब कहानी मैंने सुनी तो पॉइंट ये देखा गया कि कोई 5 दिन से वहाँ पर पड़ा हुआ है, कोई 6 दिन से पड़ा हुआ है, कुछ लोगों को प्लान है कि उनको जाना ही नहीं है, जैसे 8 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद में वो वहाँ पर वकील करके फिर वो सर्बिया में एंट्री करेंगे। दोस्तों, ये बहुत रिस्की फील्ड होता है और ख़ास तौर से अगर आपको करियर बनाना है तो करियर बनाने के लिए आप पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंपिंग के साथ में जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैंने वहाँ पर उनका दुख देखा, तकलीफ देखी, तभी मुझे आइडिया होगा। ये वीडियो मैं बनाऊंगा, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी जाएगी। तो जो लोग भी अगर प्लान करने वाले हैं, उनको अगर यूरोप में जाना है तो यूरोप के लिए ट्रिपल भी आपको हेल्प कर सकती है, 2 तरह से हेल्प कर सकती है।
पहली हेल्प ये है कि अगर आपको सर्बिया से ही जाना है डोंकी एंट्री, वैसे डोंकी एंट्री मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा, डोंकी एंट्री के बारे में आपको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ मैं, जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको पता चल जाएगा। डोंकी एंट्री क्या होती है कि आप सर्बिया पहुंच गए, सर्बिया एयरपोर्ट पार कर लिया, एयरपोर्ट पार करने के बाद में आप एक दिन के लिए होटल में रुक जाओ, होटल में रुकने के बाद में वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं जिनको डोंकर बोलते हैं, एजेंट्स के पास जाओ। एजेंट्स, अब ये यहाँ के एजेंट्स उनके एजेंट से टाइप होता है, कुछ का नहीं होता है। वो एजेंट्स के पास जाके वो लोग आपको एक फीस लेके आप बॉर्डर पार करवा देंगे सर्बिया का, उनको बोलते हैं डोंकर। अब वो बॉर्डर कैसा होता है, बर्फीला भी हो सकता है, जंगल का भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बहुत रिस्की होता है। और उसमें कैंडिडेट को जो भी जाएगा ना उसको बहुत जान हथेली पर रख के जाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर पर जो उनका फोर्स होती है वो शूट भी कर देती है, बहुत रिस्की होता है। तो ऐसा रिस्क लेके वो लोग दूसरी कंट्री में इन होते हैं, और वहाँ पर इन होने के बाद में फिर जब वो जैसे पोर्चुगल पहुँच गया या स्पेन पहुँच गया, वहाँ जाके फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, वकील हायर करते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। टोटल इलीगल प्रोसेस है, इसमें बहुत रिस्क है। इसलिए मैं इस प्रोसेस को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी कैंडिडेट डोंकी एंट्री करके जाए, क्योंकि इसमें रियली बहुत रिस्क है, कभी कभी जान भी जा सकती है। और तकलीफ का तो कुछ पूछो मत, क्योंकि आप सोचो डिटेंशन कैंप में जो रखते हैं ना, एक ही हॉल में एक ही वॉशरूम है, मेल फीमेल कोई भी हो वहीं रहना है। खाना एक जो उनको ब्रेड देते हैं, ब्रेड में ऑब्वियसली उनका मीट रहता है, पता नहीं किस टाइप का। जो वेजिटेरियन हो वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग तो वहाँ पर ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं किया, सीधा डायरेक्टली वेट किया कि कैसे मैं यहाँ से अपनी फ्लाइट कैच करके निकलूँ। ऑब्वियसली थोड़ा मेरे पास में मटेरियल था, बिस्किट वगैरह, उनसे हमने काम चलाया। बट पॉइंट ये है कि हमें तो ऑब्वियसली हमारे जो भी चीज़, मुझे पता नहीं कि क्यों, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया और बहुत जल्दी निकाल दिया। अब उनसे क्या मिस्टेक हुई, क्योंकि हमारी प्रोफाइल सब कुछ बराबर था, बट एक ऑफिसर ने जब पासपोर्ट पे स्टिकर लगा दे, पासपोर्ट पे नहीं, जो एक फॉर्म देते हैं ना रिफ्यूजल लेटर पे, उस पर उन्होंने स्टाम्प लगा के साइन लगा दिया। इट मीन्स कि एक बार बोल दिया उसको बैक नहीं कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो कोई उनके पास प्रूफ नहीं था जिससे वो हमें रोक सकें। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने ऐसा कोई रीजन भी मेंशन नहीं किया कि आपको क्यों रोका। और जिसके बाद जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुंबई एयरपोर्ट के ऑफिसर्स लगभग 3 घंटे इसी चीज़ में परेशान रहे कि उन्होंने डिपोर्ट किया तो क्यों किया, क्या रीजन है, रीजन ही नहीं मिला उनको। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चलो जो भी है रहा, किसी कारणवश उन्होंने रोक लिया, हमें छोड़ दिया और हम 24 आवर्स के बाद निकल गए। लेकिन उन लोगों का सोचो जो 4 दिन 5 दिन से हैं, 6 दिन से हैं वहाँ पर, ना नहाया ना कुछ भी, पूरा ऐसे ही वहाँ पर रह रहे हैं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। और मतलब सर्दी की बात करूँ तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है तो नीचे इतना ठंडा हो जाता है कि बॉडी ठंडी हो जाए। और ऐसी परेशानी में वहाँ पर क्यों रिस्क लेना है। रोजगार बनाओ तो ढंग से बनाओ। पहली बात तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे जाओ, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे ही जाना है तो फिर लीगल एंट्री के साथ में जाओ। सर्बिया में लीगल एंट्री के लिए मैं आप लोगों के जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनका मैं वीज़ा लगवा सकता हूं। मैं पासपोर्ट पर विजिट वीज़ा लगेगा, उसके बाद एयरपोर्ट पर कोई इनको नहीं रोकेगा। एयरपोर्ट पर नहीं रोकेगा तो आराम से वो निकल सकते हैं। तो एयरपोर्ट पर उनको डिटेंशन कैंप में नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को देखा जिसमें से लगभग मुझे आश्चर्य हुआ था कि कुछ लोग ऐसे जो 4 बार आ चुके हैं और वो उनको सेम वहीं पर पुट कर देते हैं, अगली बार आते हैं फिर पुट कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अगली बार जाऊंगा तो पासपोर्ट चेंज करवा लूंगा, क्योंकि इस पासपोर्ट पर उन्होंने स्टैंप लगा दिया है कि ये डिपोर्टी है। तो जब उन्होंने ये किया उसके बाद पासपोर्ट दूसरा बनवाया, अरे पासपोर्ट डिटेल तो सेम रहती है ना, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैनिंग, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम होती है। जब हम इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं तो पता चल जाता है इस बंदे का पहले का पासपोर्ट था या नहीं। जब पासपोर्ट था तो फिर दोबारा वो डिपोर्टी कर देते हैं। सो दोस्तों ऐसा रिस्क नहीं लो। अगर आपको जाना ही है डोंकी वे से ही जाना है तो सर्बिया का प्रॉपर वीज़ा लीजिए, प्रॉपर विजिट वीज़ा। हम आपको प्रॉपर विजिट वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पार कर सकते हैं। उनके पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा लगेगा, उसके बाद वो जाएंगे तो उनका भी काम होगा। और मैं अगली बार जाने वाला हूँ, मैं भी डेफिनेटली अपने पासपोर्ट पर स्टिकर लगाने के बाद ही जाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट्स भी वहाँ पर हैं जिनसे हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो कोऑर्डिनेशन के मिस जब चलेगा तो ऑब्वियसली एक प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पासपोर्ट पर स्टिकर होने के बाद में वहाँ की इमिग्रेशन ने अगर परमिशन दे दी, परमिशन मतलब वीज़ा दिया मतलब कि परमिशन दिया, तो उसके बाद कोई रोकेगा नहीं, तो ये काम हो जाएगा। तो जो लोग भी अगर डोंकी एंट्री के लिए भी जाने वाले हैं वो लोग सर्बिया का विजिट वीज़ा लेके जाएं। उनका वीज़ा दिलवाने में हम पूरी हेल्प करेंगे उनको।
बाकी प्रोसेसिंग के बारे में हम हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जितने लोग भी डोंकी एंट्री के लिए जाते हैं, जान रिस्क पे रख के ले जाते हैं, इतना रिस्क लेते हैं कि जान जाने की भी नौबत आ सकती है, तो इन लोगों से सजेशन है कि वो लोग वर्क परमिट की तैयारी करें। वर्क परमिट के लिए चूंकि जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों का दुख हुआ, बहुत सी चीज़ों के लिए न्यू आइडियाज़ समझ में आए। दुख ये हुआ कि लोग इतना रिस्क क्यों लेते हैं जानकारी ना होने की वजह से, और आइडिया ये हुआ कि अभी जैसे मेरा जो फोकस होता है, जैसे अभी हम सर्बिया में फोकस कर रहे हैं, तो सर्बिया में डेफिनेटली एक्चुअली स्कोप है, काफ़ी स्कोप है। सर्बिया में जॉब्स भी हैं, सैलरी कम मिलती है नो डाउट, लेकिन यूरोप में एंट्री करने का एक मौका है। यूरोप में आप एंट्री करेंगे, एक मौका है तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप आने वाले टाइम पर करियर बना सकते हैं। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं जो सर्बिया में जॉब्स के लिए हमसे डीलिंग कर रहे हैं, एक्चुअली मैं उनसे मिलने के बाद ही काम शुरू करने वाला था, लेकिन अब एक काम करेंगे, उनसे यहीं से कोऑर्डिनेशन करके काम शुरू करेंगे, और उसके बाद में मैं जैसे मेरा वीज़ा लग जाता है उसके बाद में मैं फिर जाऊँगा, तब उनसे फेस टू फेस मिलूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, और इसी पीरियड में जितना भी जो न्यू चीज़ें डेवलप होंगी वो हम डेवलप ज़रूर करेंगे। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर की प्रोफाइल, जो प्रोफाइल्स मैंने बताई थी, उन सभी फील्ड की प्रोफाइल के लिए हमारे पास में क्लाइंट्स हैं, लेकिन अभी हमें उनसे टेलीफोनिकली बात करने के बाद ही प्रोसेस करना होगा। और वो लोग एक्चुअली देखा जाए तो लीगल है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यूरोप में इलीगल काम जो रजिस्टर्ड ऑफिस वाले हैं वो कभी नहीं करते हैं। बट मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि पहले उनसे मिलूं, उसके बाद में उनका काम करेंगे। तो ये रही बस सर्बिया की बात। सर्बिया के अलावा मैं कुछ और देशों पर फोकस करने वाला हूं मैं, जहां से लोगों का काम हो सकता है, और डेफिनेटली वो पॉइंट ऐसे होंगे जहां से आपको वर्क परमिट वीजा मिल सकता है। अभी होता क्या है, जैसे हमने अगर फाइल पुट किया, हमने फोकस किया पोलैंड के ऊपर, तो सभी लोगों ने पोलैंड के ऊपर फोकस कर दिया, क्योंकि पोलैंड के ऊपर काम हो रहा है। अब पोलैंड के ऊपर सभी लोग आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वीएफएस एम्बेसी सभी को ये होगा कि इतने लोग क्यों जा रहे हैं, और रिफ्यूजल्स बढ़ जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं। अब जैसे पर्टिकुलर पोलैंड के लिए अपॉइंटमेंट्स मिलना मुश्किल है, अभी नॉर्थ इंडिया दिल्ली और कोलकाता का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर इसके न्यू ऑप्शंस अगर निकलेंगे ना, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। अभी हम अपनी जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे पास में काम है यूरोप के लिए, वो हम कई देशों में बढ़ाने वाले हैं, जिसमें से मैं कुछ देशों के नाम आपको बताने वाला हूं। मैं इन देशों के ऊपर मैं अभी फोकस करने वाला हूं मैं, और इस साल का अंदर मैंने टारगेट किया। अभी हमने जो ऑफिस के ऊपर टारगेट किया था उसको हमने थोड़ी देर के लिए आगे पोस्टपोन किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूरोप के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। यूरोप के ऊपर फोकस में जैसे सर्बिया तो है ही लिस्ट में, क्रोएशिया रोमानिया भी है, इसके अलावा पोर्चुगल है, माल्टा है, डेनमार्क भी है, जर्मनी भी है, बेल्जियम भी है, स्पेन भी है, इटली भी है, चेक रिपब्लिक भी है। इन सभी देशों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। कुछ और भी देश होंगे जहाँ पर हम अपना फील्ड एक्सप्लोर करेंगे और जो क्लाइंट्स बनाएंगे। तो जो रेयर होगा मिस, जैसे मान लीजिए मार्केट में अगर 100 लोग पोलैंड के लिए आ रहे हैं और किसी देश के लिए 10 लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 10 के ऊपर इतना डाउट नहीं होगा, लेकिन 100 के ऊपर डाउट जरूर होगा। तो इसलिए जो सभी लोग एक ही देश में भागेंगे तो रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा। और ऑब्वियसली वीएफएस जो है ना, जो एम्बेसी है, एम्बेसी अपने हिसाब से काम करती है। तो हम ऐसे ऐसे ऑप्शंस आइडेंटिफाई करेंगे जहां से बंदे शेंगन में एंट्री कर सकते हैं। शेंगन में एंट्री करने के बाद में वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जान को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आप सीधे तरीके से जाएंगे ना तो आपको लीगल वे में जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में रखेंगे तभी जा पाएंगे। अगर आप सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आप वहां पर जाएंगे और आपको रिस्क रहेगा, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन साथ में जाएंगे तो कॉन्फिडेंटली जाएंगे और कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। प्लस एक्सपेंस की बात करूँ तो एक्सपेंस रियली बहुत ज़्यादा देते हैं डोंकी एंट्री में, तो रियली मतलब बिना कैलकुलेशंस के पैसा भी देते हैं, जान भी रिस्क में डालते हैं। इसलिए उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से जाएं, और ट्रिपल भी आपको इसमें हेल्प जरूर करेगी। और हम यूरोप के ऊपर अपने फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे और नए नए डेस्टिनेशंस हम आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर हम वर्क परमिट का काम करेंगे या फिर वहां का वीजा लगाने का काम करेंगे। अगर किसी को विजिट वीजा भी लगाना है ना, तो विजिट वीजा हम आपको लगवा सकते हैं, और उनका हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे हम कहाँ कहाँ का विजिट वीजा लगाते हैं यूरोप में, वो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये जो तरीका था ना, आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता उनको भी पता होना चाहिए। और आजकल मीन्स पंजाब स्टेट से तो बहुत सारे लोग डोंकी एंट्री से जाने की प्लानिंग करते हैं और उनके लिए कॉमन वे हो गया, लेकिन रिस्की बहुत है।
इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सजेशन है कि आप लोग अपनी जान को रिस्क में न डालें और प्रॉपर तरीके से जाएं। और अगर आप इसी वे में जाना है तो फिर आप लीगल और स्टिकर वाला वीज़ा लेके जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।